सब जितने कलाकार हैं उनकी संस्था है, उनकी संस्था। अगर इस संस्था में बीच में कोई डिस्टर्ब करे, कोई कूदे फांदे इधर को उधर करे, कोई अभद्रता फैलावे या फिर कोई उस संस्था का नाम खराब करने का प्रयास करे तो उससे बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, इससे आपको याद आया कि आपको काफी बार एग्रेसिव भी होते हुए देखा जाता है, तो ये जो आप थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, किसी को एक बार मैंने सुना था शायद किसी को चाकू को मारने चल दिए। ये देखिए हमारी बात नहीं है, अग्रेसिव कौन होता है? सच्चा, जो ईमानदार। हाँ, जैसे अगर मान लीजिए हम आप बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, हम आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हो और हमारा एक सगा बेटा हो, मान लीजिए यहाँ बगल में यहाँ पर चिल्ला रहा हो, आप हमारे यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, अब उसको बोलेंगे, जा करके बोलेंगे बेटा अभी शांत रहो, अंकल जी आए हम लोग बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कुछ, तुम जाओ बाहर खेलना। उसके बाद फिर वो शुरू हो जाए, फिर थाली बजाने लगे तो आप क्या करेंगे बताइए? अरे तो ठीक है महाराज, आप उसको डांट दीजिए, बोल दीजिए कि हाँ मत बोलिए उसको अकेले में। फिर जब आप हमने सब कर दिया हमने सब कर दिया तो आप चाकू मार देंगे भाई? अगर ये बताइए आप किसी को क्या कहेंगे कि हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें चाकू मार देंगे, हम तुम्हें डंडा मार देंगे? अच्छा, डराने का प्रयास करेंगे, हमने चाकू तो मारा नहीं। अच्छा, जो माहौल था, जो लोग बताते हैं, हम भी एक बार देखे हैं, तो वहां पे शायद आपके हाथों में हो तो शायद आप मार दिए होते। भाई ये अभिनय का एक अंग है। नहीं, अंग है, लेकिन आप रियल कैरेक्टर मत आइए ना, रील में रहिए, रियल में मत आइए। इसको सिर्फ हमारा डायरेक्टर ही समझ सकता है और हर आर्टिस्ट समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यानी चाहिए आपको। अच्छा, आपने जो शो किया था उसमें अब जब एग्रेसिव की बात हो रही है तो हमारे ऑडियंस को थोड़ा अपना एक कोई रौद्र रूप जो भयानक रस का डायलॉग हो, तो अगर आपको कुछ याद हो तो ऐसे शायद मैंने रौद्र का कुछ अलग से नहीं, मैंने कंटेंट पूछा। आप खुद के क्रिएटर हैं, आपको मैंने उससे किया था चीजों को, वो तो ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए कोई डॉक्टर हो और अगर वो आपके सामने ही कोई इलाज कर रहा हो और गरीबों के साथ अभद्रता से बात करिए, तो मैं कल का न्यूज में बता रहा हूँ आपको, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, अगर पेपर में आ तो अलग बात है। एक छोटा सा बच्चा था और उसका गरीब पिता जो है डॉक्टरों के पास स्वरूप आने की बात है, अच्छा, लेके गया और वो इलाज नहीं कर रहे थे, उसको गाली दे दी, उसका बच्चा मर गया। फिर वहां पुलिस चौकी के पास गया और वहां पर पुलिस वाला से गुहार लगा तो उसको माँ बहन की गाली दे रहे हैं। तो अगर सोचिए कि इस वीडियो को देख करके आप क्या सोचेंगे? एक मतलब वो गरीब का बेटा है, जिसका मतलब अगर किसी अमीर का बेटा होता तो क्या वो ऐसे व्यवहार करते वो लोग? नहीं। तो इसको वीडियो देखने के बाद अब क्या कर सकते हैं? प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा। तो अगर ऐसे हालात आ जाए, मान लीजिए मैं वहां हूं और डॉक्टर मेरे सामने दिखा तो मैं कहूँगा है काट के रख दूंगा, अगर दोबारा ऐसी खबर सुनाई दी तो मैं पूरे सिस्टम से नहीं लड़ सकता हूं, लेकिन मैं तुझसे व्यक्तिगत लड़ सकता हूं। क्या बात है। ऐसा कुछ, यही तो आप मैं यही गुस्सा आप किए थे वहां पे महाराज। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है। और वाकई में अगर आप भी उस गरीब को उस सोच करके लड़ेंगे, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा पिता है, तो उस डॉक्टर को देखते ही आपके अंदर से ऐसे ही खून एकाएक उबाला जाएगा और आप चाकू ही नहीं, आपके हाथ में अगर तलवार हो, बम हो तो भी चला सकते हैं। चलिए ठीक है, हमारी बातों का जो सिलसिला है उसमें भैया हमारे जो सिंगिंग कर रहे हैं अपनी माटी से जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा लगा कि अपनी मिट्टी की चीजों को पकड़ के रखे हैं और लोग गायन का काम कर रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। जो नए बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, जैसे जो सिंगर बनना चाहता है या जो एक्टर बनना चाहता है, उसको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, जो भी नए बच्चे अगर सिंगर या एक्टर बनना चाहते हैं तो मैं अपनी व्यक्तिगत राय देना चाहता हूँ। सबकी राय अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल, और हर व्यक्ति का एक अपना अनुभव होता है जी। तो जो मैं महसूस करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर सिंगर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, तो सबसे पहले वो ऐसी जगह जाए जहां पर उसको उस फील्ड का ज्ञान मिलता है। सही बात है। अगर वो सिंगर बनना चाहता है तो सबसे पहले वो संगीत की तालीम ले, शिक्षा ले। इसलिए क्योंकि आज जो किसी के कहने पर उसको किसी फिल्म में गवाया जा सकता है, किसी के कहने पर उसको एक मंच पर भी गवाया जा सकता है, लेकिन वो फिर किसी के कहने पर जिंदगी भर वो कहने पर काम नहीं कर पाएगा। जब तक आपके अंदर खुद हुनर नहीं होगा, आपके अंदर वो सारी ज्ञान नहीं होगी, तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं।
सही बात है। गाड़ी अगर रास्ते में खराब हो जाती है तो रस्सी बांध कर कोई खींच करके उसको कुछ किलोमीटर तक ले जा सकता है, लेकिन जब तक उसका पावर, उसकी उसकी ताकत अगर नहीं होती है तो गाड़ी चल नहीं सकती। ये बात बहुत अच्छी तो बात सबसे पहले आप सिंगर हो, एक्टर हो, तो सबसे पहले उसकी शिक्षा आप सही जगह लीजिए। अगर एक्टर आप बनना चाहते हैं तो मुझे जहां तक लगता है कि थिएटर सबसे बेस्ट उपाय है। थिएटर, देखिए थिएटर क्या है कि वहां पे आपको एक कैरेक्टर को 1 महीने तक पकड़ के सिखाया और जाता है। बहुत सारे लोग जो अब आ रहे हैं उनको लगता है कि यार जैसे मैं कल आया और परसों मैं फिल्म में काम करने लगूं, मैं साल भर हो गया मुझे इस काम करते हुए, यार मुझे कोई गाना नहीं मिला फिल्म में। बहुत सारे सिंगर हमारे स्टूडियो में भी आते हैं, हतोत्साहित होते हैं। हमारे स्टूडियो में बहुत सारे सिंगर ऐसे भी आते हैं कि जो हमको फोन करते हैं कि भैया आप अपन माटी अपन गांव स्टूडियो से बोल रहे हैं। मैंने कहा जी भैया मुझे गाना रिकॉर्ड कराना है, मैं सोचता हूँ हिंदी क्या भोजपुरी, भोजपुरी गाना भैया एकदम ऐसा गाना है कि एकदम छा जाए। गाने के बोल, ये पैसा कितना लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, अच्छा इतना दे। वो आते हैं पैसा भी देते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ये लगता है मुझे कि लगता है यही इसी एल्बम से वो मतलब वो सबको पिछाड़ देना चाहते हैं, ऊपर पहुंच जाएंगे। तो अब आप मैं आपको बता दूं कि उस एक एल्बम से आप ऊपर कैसे पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी आपका बैकग्राउंड ही नहीं बना है। किस चैनल पर उसको रिलीज करेंगे, उसका प्रमोशन कितना है, आपने पैसा लगा दिया, आप 20 लाख रुपया लगा देंगे, लेकिन आप एक ऐसे यूट्यूब चैनल से रिलीज कर रहे हैं जिस पर 2 सब्सक्राइबर हैं, सही बात है। तो आपको 2 लोग देखेंगे। तो आप बराबर काम करिए, आप पहले सब्सक्राइबर बढ़वाइए या फिर अपने धीरे धीरे अपने आप को लोगों को बताइए कि हाँ आप एक सिंगर हैं, आपका ये नाम है, तब लोग आपको सर्च करेंगे। आपको उसके लिए समय लगेगा, संघर्ष, समय, और सबसे बड़ी चीज होती है कि आपकी सुबह हुई और शाम हुई, तो आप दिन भर किन लोगों के साथ घूम रहे हैं। सही बात है। आपका 12 घंटा खत्म हो गया, आप किन लोगों के साथ घूम रहे हैं, वैसा ही ज्ञान आपको मिलेगा। ये बात तो आप शुद्ध, कहते हैं ना कि शुद्धता, आप 2 ही दोस्त बनाइए लेकिन वो मजबूत रहे, जो भी हो आपके मजबूत काम के लायक। आप घर से बाहर निकलिए, कागज में उसको रात में लिखिए काम करना है, और उतना ही काम को टिक लगाते हुए चले आइए घर, क्योंकि आपका टारगेट रहेगा आपका वो काम। उसी प्रकार से एक दिन का टारगेट है, फिर आपका 6 महीने का टारगेट है, आपका पूरे जीवन का क्या टारगेट है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप उस पर काम करिए, नहीं तो भटकाव बहुत है। सही कह रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी बात आज भैया ने बताया है कि जैसे कि एक कोई भी फील्ड में, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्टर या सिंगर ही बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं या स्पोर्ट में जाना चाहते हैं या आप सिविल की एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए और एक संकल्प होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से कितने घंटे काम कर रहे हैं, अपने जिस चीज को हमको अचीव करना है उसके लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, कितना मेरे अंदर दृढ़ संकल्प है। अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है और आप जुनूनी है, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी जीत पक्की है, आपको कभी हार नहीं हो सकता है। ये जानना चाहता हूं कि जैसे कि आप भिखारी ठाकुर से इंस्पायर हैं, भिखारी ठाकुर जो हमारे भोजपुरी के शेक्सपियर भी कहलाते हैं, भिखारी ठाकुर के कुछ गाए हुए जो पारंपरिक गीत हैं जो उन्होंने जिसका प्रचलन करके आज आगे बढ़ाया है, उसको मैं चाहता हूँ 2 लाइन आप विदेशिया जो कहते थे, विदेशिया आप थोड़ा गुनगुना दीजिए। उनका एक फिल्म भी बनी थी। अच्छा। और विदेशिया एक क्या होता है, विदेशिया किसको कहा गया? हाँ। विदेशिया जैसे पहले के लोग, पहले का जो समय था। अच्छा। आप सोचिए वो गांव जहाँ बल्ब नहीं जल रहा है, हाँ। वो गांव जहाँ शाम होते ही खाना बन जाते थे और जलते थे तो सिर्फ दिए। क्या बात। एक ऐसा गांव, ठंडी की रात हो, दिए जल रहे हो, कुत्ते की आवाज हो और कोई बड़ी रोशनी नहीं, या फिर गांव में अगर कोई हल्ला हो जाए, चोर चोर के चोर, तो लोग सिर्फ अंधेरे में भागेंगे। हाँ, मतलब उनके पास कोई ऐसा उपकरण नहीं था जो प्रकाश दे सके। तो वो दौर, चारों तरफ खेत खलिहान है, मिट्टी के घर हैं, गांव में चौपाल है, गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, उनकी बात सब मानते थे। एक ऐसे गांव में लोग पलायन करते थे क्योंकि उस समय कर्जा बहुत था, लोगों के पास पैसे कुछ नहीं होते थे, पुअर्टी तो लोग हाँ गरीब थे। तो उस समय कमाने के लिए उनको एक आमदनी का स्रोत दिखता था, वो कलकत्ता। अच्छा। जिसको आप पश्चिम बंगाल कहते हैं और उसको बंगाल भी कहते हैं, इस तरीके से गांव के लोग उसको कहते थे। तो जब वहां से गांव से लोग कमाने के लिए जाते थे, तो कमाने के लिए जाते थे तो कोई आज की डेट में घरे वाले भागावती गए कमाए जाते। हाँ।
जात हाँ, बच्चे बड़े हो गए हैं तो घर की जिम्मेदारी आज अपना संभालें। आज का वो दौर है कि लोग सोचते हैं यार हमारे 4 बेटों में चारों बाहर जाए कमाएं, हम्म, पत्नी चाहती कि यार ये परदेश जाए। लेकिन एक वो दौर था कि जब बेटा अपने घर में बड़ा परिवार होता था, चाचा बुआ, मतलब भैया भाभी, बड़का बाबू बड़की माई सब रहते थे। तो उसमें अगर एक बच्चा कोई कहता था कि हम परदेश जाए कमाए, तो लोग रोने लगते थे। अच्छा। इसलिए कि यार परदेश चला जाए पता ना कब आई कि ना आई, हेरा जाए, कहाँ जाए, कौन जगह। क्यों? क्योंकि वो संपर्क सूत्र जो आज है वो कल नहीं था। क्योंकि आज अगर बेटा सऊदी अरब में है तो वहां शाम को वीडियो कॉलिंग करके दिखाता है कि देखिए पापा मैं क्या खा रहा हूँ, देखिए मम्मी मैं क्या कर रहा हूँ। आपके साधन है हमारे पास, तो उससे जुड़ाव है, इसलिए लोगों को भय नहीं। लेकिन उस दौर में क्या था कि लोगों को भय था कि यार वो परदेश चला जाएगा तो पता नहीं परदेश, अच्छा देखे भी नहीं रहते हैं लोग कि कहाँ है, सिर्फ सुने हैं अपनी काल्पनिक दुनिया में उसे अंदाज क्या कलकत्ता है, इधर है पूरब की तरफ, इधर ही चले जाएंगे तो वहाँ एक अलग शहर है, वहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां बिल्डिंग है, सारी चीजें। तो लोगों को लगता था यार वहां जाने के बाद भी कहीं खो ना जाए। इस तरीके से रोते थे लोग कि यार नहीं जा पाए। लेकिन जब जो भी परदेश गया, वो पलायन उसको कहते हैं कि अपने घर के लोगों को देख के, दर्द देख के, किसी का घर कर्जे में है, मजदूरी कर रहे हैं माँ बाप, इस तरीके से वो भागते थे लोग। सामान चोरी से किसी खेत में रख देते थे, कहीं पेड़ के पास रख देते थे, और रात को सब कुछ होने के बाद जाते थे और चोरी से वो कलकत्ता वाली गाड़ी पकड़ करके भाग जाते थे। ऐसे धीरे धीरे करते करते एक समय आया पलायन। अच्छा, पलायन वो दर्द है लोगों का कि मतलब धीरे धीरे वो युवाओं का गांव जो था वो खाली हो गया। गांव में बचा कौन? महिलाएं बची। जो परदेश जाता वो कभी लौट के नहीं आता। अच्छा, वही शादी कर लेता था या फिर कभी, अब तो सोचिए कोई अगर 25 साल की उम्र में गया है, 25 साल की उम्र में गया व्यक्ति कभी 62 साल की उम्र में वापस अपने गाँव आएगा, तो सोचिए कि वो कैसा क्या सोचेगा, यार मेरी बीवी मेरे माँ बाप तो कब के मर गए होंगे, मेरा गांव कैसा होगा, यार वो जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, वो दीदी की शादी होगी, वो भैया, वो पोखरा, वो तालाब, वो नदी, वो पेड़। तो ऐसे दर्द भिखारी ठाकुर जी ने छपरा के जो थे उन्होंने दर्द लिखा विदेशिया नाटक। अच्छा, विदेशिया में वो प्यारी पत्नी होती है, उसका विदेशी जो उसका पति होता है, तो उसका जो है उन्होंने प्रेम और एक कहानी बना करके, और उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे कि कहानी तो बना दिया, तो गांव के लोग ही अपने से ही इकट्ठा करके तख्ता, लालटेन, गैस, लाइट इकट्ठा करके नाटकों का मंचन किया करते थे। अच्छा, तो सोचिए जैसे नाटक प्रयागराज में होते हैं, सांस्कृतिक केंद्र है, लाइट है, साउंड है, कुर्सियां हैं बैठने के लिए, गाड़ी रखने की व्यवस्था है, लेकिन सोचिए कि मैं ही नाटक लिखूं, मैं ही उसका मंचन भी करूं, मैं ही लाइट प्रकाश भी करूं, मैं सारी व्यवस्था करके और लोगों को बुला के दिखाऊं, कितना बड़ा संघर्ष। ये बहुत बड़ी जर्नी है। तो भिखारी ठाकुर जी का बेटी बेचवा, गबर भिचवा, बहुत सारी कहानियां जिसमें उन्होंने गांव के उस दौर को, तो सोचिए ऐसी समय में उन्होंने काम किया जिस समय कोई व्यवस्था नहीं। उनका ये नाटक विदेशिया, फिल्म भी बनी इस पर, और उसका गीत है कि पत्नी जो है घर में है और वो रोज इंतजार करती थी, जैसे घर में है उसका पति परदेश चला गया है तो रोज शाम को देखती थी कि यार कहीं आज तो नहीं आवत है, एक एक दिन इंतजार करती थी। तो गीत है कि गवना कराई सैया घरे बाई ठगलाते, अपने लुभैला पर देश रे विदेशिया। क्या बात, चढ़ली जवनिया बरन भैली हमरी से, केहू मोरा हारी है कलेस रे विदेशिया। दिनवा बितेला सैया बटिया जोहत तोरा, रतिया बितेला जागी जागी रे विदेशिया। अमवा मुजरी गईले लगले टिकुरवा से, दिन पर दिन पिया राय रे विदेशिया। झमट के चढ़ली मो अपनी अतरिया से, चारू ओर चितहूँ
चिहाए रे विदेसिया कतहु ना देखी रामा सैया के सुरतिया हो जियरा गईल मोर झाई रे विदेसिया। ये क्या बात उस है। औरत का दर्द है। जैसे वो औरत है तो औरत जो है वो शीशे के सामने खड़ी होती है और उसको जब सिंदूर लगाती है तो उसको अपने पिया की याद आती है। शाम का 4 बजता है जब गांव के लोग जब बाजार करके अपने गांव आते हैं तो उस रास्ते को झरोके से, कोठी अटारी में एक जंगला बनता था, उस झरोके से वो देखती है कि यार कहीं वहां आवत तो नहीं है। क्या बात न मोबाइल, न चिट्ठी, न फोन। सोचिए वो दर्द था बेटा। तो इन महिलाओं के दर्द को जो उन्होंने उकेरा है। और बेटी बचवा, बेटी बचवा क्या है कि पहले के गांव में आप सुने होंगे कि 12 साल की लड़की की शादी जो है 50 साल के सेठ से होगी। हाँ, पहले बाल विवाह जो होता था तो क्यों होता था? क्योंकि उसका बाप बहुत गरीब था, उनके यहाँ मजदूरी करता था, उनकी पत्नी मर गई होती थी और वो उसका फायदा उठाया करते थे। यार तुहार बिटिया है, कर दिया कह तुहार कर्जा माफ कर दिया, तुहार जिंदगी दिया हुआ। तो इस तरीके से तो उस पर भी उन्होंने अच्छा लिखा। तो उस पर दिखाई ठाकुर का गीत है। रुपिया गिनाई दिहला पगाहा धराई दिहला चेरिया के छेरिया बनवला बाबूजी चेरिया के छेरिया बनवला बाबूजी। मतलब ये बेटी कहती है कि रुपया गिनाई जहला पगहा धराई दे। पगहा मतलब जैसे गाय भैंस को लोग बेचते हैं, हाथ में आप हमको दूसरे का हाथ दे दिए। चेरिया को बेटी को छेरिया, छेर मतलब शेर बकरी इसको बोलते हैं। अच्छा। तो चेरिया को आपने क्या बना दिया? बकरी बना दिया। जैसे हम लोग पैसा लिए और बकरी समझ के पगा पगा भैया ले जाइए। तो ऐसे ऐसे गीत भिखारी ठाकुर जी के लिखे हैं, नाटक लिखे हैं। और भोजपुरी का एक बहुत ही कहा जाए कि एक संघर्ष में एक उठने वाला, संघर्षों में लिखने वाला, संघर्षों में नाटक करने वाला एक कलाकार भिखारी ठाकुर। इसीलिए आज वो भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। उनके गीत हैं कि जिन्होंने आज जितने भी कलाकार भोजपुरी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो गायन है, जो अभिनय का है, दोनों के क्षेत्र में उनको जाना माना जाता है। उनको मान सम्मान भी लोग दे रहे हैं। आपका जो आपन माटी आपन गांव स्टूडियो आपने ओपन किया है, तो इसका स्टूडियो ओपन करने का आपका उद्देश्य? स्टूडियो का मैं बताऊं आपको कि हमारा जो स्टूडियो है ये उन कलाकारों के लिए है जो कि कलाकार है पहली चीज। जैसे मेरा स्टूडियो वो नहीं है जो अन्य स्टूडियो में अभी मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडियो हैं जहाँ पर हमारे यहाँ सिंगर आते हैं, फोन किया हमारे स्टूडियो पर आते हैं, और जब मैं उनको सुनता हूँ, उनको देखता हूँ, तो मुझे लगता है यार कि इसको मैं समझा दूं। अगर वो 4,000 5,000 रुपये लेके आते हैं, उनको देखने के बाद, उनसे मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद, जब मैं उनके घर की परिस्थिति को जानता हूँ, पूछता हूँ पहले कि आपका क्या नाम है, कहाँ से पिताजी क्या करते हैं, परिवार में कौन कौन है, पैसा कहाँ से आता है, उसके बाद मैं उनको कहता हूँ कि भैया ऐसा है कि मैं चुना गाँव। अच्छा। क्यों? क्योंकि उनके पिता मजदूरी करते हैं और ये 5,000 6,000 रुपये लेकर के ये भाग आते हैं जाने के लिए। और सुर लय ताल की मैं बताऊं कि कोई ज्ञान नहीं, मतलब बिना ज्ञान अर्जित किए हुए डायरेक्ट मुझे ये लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उनसे पैसा लेकर के उनको कहते हैं कि वाह वाह बहुत अच्छा आप गा रहे हैं, आपको फलाने को पीछे छोड़ ये मतलब मार्ग भटकाने वाला कार्य नहीं। और इस तरीके से, क्योंकि मैं उन पैसों को लेकर के मैं राजा नहीं बन सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। और उस पैसे से मेरा घर नहीं चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। उस पैसे से मुझे रोजी रोटी नहीं चलानी है कि मैं, वो कहते हैं ना कि आई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए। तो मैं ऐसी लक्ष्मी को भी अपनाना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल कि जो उसको अपनाने के बाद मैं उस पैसे को कहीं खर्च करूं तो मुझे बार बार उसका चेहरा न जाए। सही बात है, बिल्कुल। तो ऐसे मैं कई सिंगरों को जो है मना करता हूँ कि भैया अभी आप थोड़ा सा तैयारी करिए और आप बाद में गाइए, क्योंकि आपका सुर लय ताल अभी सही नहीं है। तो जो भी जिस सिंगर के अंदर प्रतिभा है, जो सिंगर गरीब हो चाहे अमीर हो, इससे मतलब नहीं है। अगर उसके अंदर प्रतिभा है, वो अच्छा गा रहा है, तो मैं ऐसे सिंगरों को निःशुल्क भी गवाता हूँ। कई सिंगर हमारे स्टूडियो पे
निःशुल्क गाय हैं, और उसका उदाहरण हमारे स्टूडियो में अंदर फोटो भी लगी हुई है। मेरे यहाँ 35 बच्चे ऐसे गाय हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क गाय हैं अभी तक। क्या बात है। तो आप सब ऑडियंस में हमारे जो भी नए बच्चे हैं या जिनको गाने का बहुत शौक है, तो प्रयागराज में आपन माटी आपन गांव स्टूडियो में वो कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आएं और अच्छे मार्गदर्शन में आप अपने इस फील्ड को आगे बढ़ाइए और आप अपना गायन क्षेत्र को जितना ऊंचा ले जा सकते हो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको मेहनत के साथ साथ एक सही मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्रश्न को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको मैंने कई बार जनसत्ता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर प्रताप राजा भैया के साथ कई बार देखा गया है। कहीं आपका राजनीतिक गलियारों में जाने का संकेत तो नहीं दिख रहा है। देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति का एक कोई फेवरेट होता है। हाँ, और उसके अंदर अच्छाई भी होती है, उसके अंदर बुराई भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ, हमारे अंदर अच्छाई भी होगी आपके नजर से, किसी की नजर से हमें बुरा भी, वो होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो अलग बात है। तो जैसे मैंने राजा भैया को जब से जाना, मैं कुंडा में आया, फिर राजा भैया को मैं तब से जान रहा हूँ जब वो बिल्कुल राजनीतिक स्तर से नहीं थे, मतलब राजनीतिक में नहीं थे। अच्छा। उनको मैं जानता था कि हाँ भैया महाराज, बड़े महाराज के लड़के, राजा भैया। क्योंकि चौराहे पर अक्सर उनका आना जाना होता था। अच्छा अच्छा। अकेले दोपहिया से आना हो। अच्छा। क्योंकि हम लोग चौराहे पर, वहां पर राम बहादुर सिंह जी थे, और जो चौराहे का जो माहौल था उस समय का, होली के दूसरे दिन क्या होता था, वहां पर जो है होली खेली जाती। अच्छा। अभी भी परंपरा वो चल रही है, वहां पे कुछ लोग ऐसे चला रहे हैं। तो महाराज होली के दिन चला है। अच्छा। वो हीरो होंडा वो चला है, हम सब होली खेले, तो वो बीच में आए, तो अकेले बाइक होली खेल। तब से मैं उनको जान रहा हूँ। क्या बात है। और उनके शरीर में भी बदलाव होता रहा। वो तो उम्र के बाद फिर उनके मैं उनको देखता रहा, हमेशा अध्यात्म से जुड़े रहे। हाँ, हमेशा धर्म, अपने हिंदुत्व की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज उनके अंदर क्या हमको लगी कि वो अपने गांव की बात करते। फिर राजा भैया ने हमारे 17 नवंबर 2011 को चौरा में हमारे घर पर हमारे एल्बम का विमोचन किया था। क्या बात। उस समय मैंने 10,000 के लगभग भीड़ इकट्ठा किया था। अच्छा अच्छा। और वो प्रचार प्रसार जो है तरीके से किया। बहुत दूर दूर से लोग आए थे आशीर्वाद देने के लिए, और क्षेत्र के जितने भी थे, जनसत्ता उस समय जनसत्ता दल पार्टी नहीं बनी। हाँ, पार्टी तब तो समाजवादी पार्टी। राजा भैया के जितने भी समर्थक थे, उनसे जुड़े हुए प्रधान, उनसे जुड़े हुए ठेकेदार, उनसे जुड़े हुए जो भी कार्यकर्ता, उनका जो भी प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति था, वो सभी लोग आए। सबका सपोर्ट मिला, पत्रकार साथियों का सपोर्ट मिला। उस भीड़ को देखे राजा भैया कम से कम 1-1.5 घंटे वहां मौजूद थे। और दोनों बच्चे भी आए थे उनके, आज जो कुंवर हैं, छोटे राजा, बड़े राजा, वो लोग भी आए थे। उस समय छोटे छोटे थे, और उसमें बड़ा अच्छा माहौल था। तो बराबर जानता हूँ मैं महाराज जी को, और मतलब आना जाना आपका लगा रहता है, वो काफी चीजें मुझे दिखती रहती है। जो है उनके गीत मैंने कई गीत मैंने उनके लिए गाए और विमोचन भी करा। दिखते हैं राम से और राजा भैया, है ना। क्योंकि जैसे होता है कि मैंने भगवान राम का कभी होता है ना कि जिक्र, अवध का जिक्र, अवध में राम जन्म। तो जैसे हमको कभी कभी ऐसा महसूस होने लगा कि यार राम मतलब जैसे राजा भैया के राजा का परिवार, एक राजा का लड़का, इस तरीके से जो समाज में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। तो मैंने गीत उस पर जो है बनाया और उसको गाया और उनको भेंट भी किया। जनसत्ता दल गीत, मतलब ऐसे बहुत सारे गाने बने हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करते हुए, और आपका आशीर्वाद भी मुझे मिला। और चलते चलते मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आपको कोई अपना एक प्यारा सा एक गीत हमारे ऑडियंस को सुना दीजिए। जी, अभी आकाशवाणी में हमारी रिकॉर्डिंग हुई थी, तो गीत आए थे। अच्छा अच्छा। तो आवा चली गौवा की ओर, आवा चली गौवा की ओर। कितनी अच्छी बात है, जहाँ पर आज सभी लोग गांव से निकलकर शहर की ओर बस रहे हैं, और सबकी एक यही सोच रह गई है कि हम शहर में बसेंगे और
अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देंगे। तो मैं आप सबको, जहां तक मेरा जो एडवाइस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गांव में भी आज के दौर में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो गांव तक न पहुंची हो। इतने संसाधन होने के बावजूद भी गांव को भी शहर बनाया जा सकता है। गांव से जुड़े रहना चाहिए। गांव में एक अपना अलग मिठास होता है। बाकी हमारे भैया जो आपको एक गीत के माध्यम से बताएंगे, आवा चली गौवा की ओर, आप सब भी जरूर सुनिए। जी। बगिया में कुहकेल काली कोयलिया, बगिया में कुहकेल काली कोयलिया, बनवा में नाचेला मोर हो। क्या बात, आव चली गौवा की ओर, क्या हो आव चली गौवा की ओर। मनई दुलार कई के मनई से बोले, हाँ, कुह के नगरिया जहाँ तन मन डोले। वाह वाह, क्या बात। सरसों के फुलवात लहरे लखतवा, बांधे सनहिया के डोर हो। अब चली गौवा की ओर, हो अब चली गौवा की ओर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। आप शब्दों से ही समझ सकते हैं कि इन शब्दों से ही कितना अच्छा वर्णन किया जा रहा है कि यहाँ गांव में हमारे क्या क्या चीजें हैं और किन किन चीजों को हमें गांव की ओर आकर्षित करते हैं। तो आप सब इस गाने को यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। बाकी आप भैया ने अपने जो कंठ से जो माँ सरस्वती विराजमान होती हैं कंठ में, उनके थ्रू आप सबको बहुत अच्छा गीत सुनाए हैं। तो चलिए ठीक है साथियों, आज भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं आप सबको वादा करता हूँ कि आपको हर हफ्ते एक दो लोगों से जरूर मुलाकात कराता रहूंगा और आपको यही नहीं कि एक सिर्फ एक ही क्षेत्र से, हर क्षेत्र के लोगों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सब लोग नमस्कार।